नमस्कार दोस्तों, डेब्रिल कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, हमारा टॉपिक जो हिंदी के अंदर चल रहा था समास। पिछले वीडियो में मैंने समास के बारे में, समास का शाब्दिक अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके जो 6 भेद है उसके बारे में पढ़ा है। और पहला जो भेद है अविभाव समास, उसका हमने विस्तार से पढ़ लिया था कि अविभाव समास के अंदर पहला पद अव्यय होगा, या इस समास का पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। और जहाँ पर शब्दों की जहाँ पर आवृत्ति होती है वहां पर जो समास कौन सा होगा, अविभाव समास होगा। और कुछ उदाहरण आपको इस प्रकार भी मिलेंगे। पहला पद संज्ञा पद हो सकता है और दूसरा पद आपको क्या मिलेगा, अव्यय के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो कल हमने पिछले वीडियो में ये जो अविभाव जो समास है उसका हमने पूर्णतः पढ़ लिया था, उसके जो उदाहरण भी हमने पढ़ लिए थे। आज समास का दूसरा जो भेद है वो हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। देखो, समास के जो 6 भेद है उनमें पहला हमने अविभाव समास पढ़ लिया है। और पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास के भेद पढ़े हैं वो कितने पढ़े थे, 4। और वैसे आपको समास पूछे तो समास कितने हैं, 6 समास है। और पहला अविभाव जो समास है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। दूसरा जो समास है वो कौन सा है, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। देखो, इसकी हम विशेषता के रूप में देखेंगे तत्पुरुष समास की पहचान क्या है। एक तो पहचान हमने विशेषता ये पढ़ी है, इसका दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है ना, इसका दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। पद प्रधान की बात देखें तो इसका दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। और अविभाव समास का पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरी विशेषता के रूप में देखें तो आपको इस समास के अंदर कर्म कारक से लेकर अधिकरण जो कारक है, कर्म कारक से लेकर अधिकरण जो कारक है वहां तक जो विभक्ति है वो क्या मिलेगी, लुप्त मिलेगी। ठीक है ना, अधिकरण कारक तक। इस समास की एक विशेषता ये है कि इसमें आपको कर्म कारक से लेकर और अधिकरण कारक की जो विभक्ति है वो क्या मिलेगी, मध्य के अंदर लुप्त मिलेगी। और जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करते समय आपको कर्म की या करण की या संप्रदान की या अपादान की या फिर संबंध या अधिकरण की आपको कारक विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है ना, जो भी शब्द देगा उसका समास विग्रह हम करेंगे तो उसके आधार पर जो कारक विभक्तियां आएगी उसके आधार पर इसका हम क्या करेंगे, नामकरण कर देंगे। चाहे वो कर्म तत्पुरुष है, चाहे वो कर्ण तत्पुरुष है, या संप्रदान है, अपादान है, या अधिकरण है, या फिर संबंध है। ठीक है, तो इस समास के अंदर आपको कर्म कारक से लेकर अधिकरण जो कारक है वहां तक की विभक्तियां क्या मिलेगी, लुप्त मिलेगी। अब बात आए कारक वाली, हम बात करें तो हिंदी के अंदर यदि हम कारकों की बात करें, कारक हिंदी के अंदर यदि आपको पूछे तो कारकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और 8 कारकों में से यदि हम देखें तो एक कर्ता कारक है, कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान और संबंध और अधिकरण। संबंध, अधिकरण और 8वां जो कारक है वो कौन सा है, संबोधन है। ठीक है, तो हिंदी के अंदर यदि कारकों की हम बात करें तो कारकों की जो संख्या है वो कितनी होती है, 8 होती है। लेकिन समास के अंदर आपको एक तो कर्ता कारक की विभक्ति नहीं मिलेगी और एक संबोधन की जो विभक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो ये जो 6 कारक है, कर्म से लेकर अधिकरण जो कारक है उनकी जो विभक्ति है उनको आपको क्या मिलेगी, दोनों पदों के बीच में आपको लुप्त मिलेगी। ठीक है, यदि हम कारक विभक्ति की बात करें तो हमें पता है कि कर्ता ने, कर्म को, कर्ण की जो कारक विभक्ति क्या होती है, से भी होती है और इसकी कारक विभक्ति क्या मानी जाती है, के द्वारा भी होती है। संप्रदान के लिए कारक विभक्ति का जो प्रयोग होता है वो कौन सी होती है, के लिए। और अपादान की बात करें तो अपादान की भी कारक विभक्ति कौन सी है, से है। देखो, से कर्ण के अंदर भी आएगा, से अपादान के अंदर भी आएगा, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि जहां पर अलग होने का भाव होगा, एक चीज से दूसरी चीज अलग होगी, अलग का जहां पर भाव होगा उसके लिए जब हम से का प्रयोग करेंगे वहां पर कौन सा हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। और संबंध की हम बात करें तो आपको का, के, की ये मिलेंगे। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये इसके कारक विभक्ति होती है। और अधिकरण की बात करें तो इसके कारक विभक्ति कौन सी है, में और पर है। और संबोधन की बात करें तो हे, अरे, ये इनकी क्या मानी जाती है, कारक विभक्ति मानी जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको जो तत्पुरुष जो समास है उसके अंदर कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक की विभक्तियां लुप्त मिलेगी। तो आपको एक तो ये ने वाली विभक्ति दोनों पदों के बीच में नहीं मिलेगी, एक है, अरे, संबोधन वाले जो कारक विभक्ति नहीं मिलेगी। बाकी ये 6 कारक विभक्तियों का प्रयोग इन समास के अंदर होगा। ठीक है ना, उसके आधार पर इसका हम क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। अब देखो, जो उदाहरण है किस प्रकार आते हैं तत्पुरुष समास के अंदर और उसका हम समास विग्रह किस प्रकार करेंगे।
देखो कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। एक उदाहरण है गगनचुंबी। गगनचुंबी। एक उदाहरण है मनोहर। एक उदाहरण है कमर तोड़। एक उदाहरण है शरणागत। देखो ये जो उदाहरण है इनमें जब हम समास विग्रह करेंगे और समास विग्रह करते समय जो भी इसके मध्य जो कारक विभूति आएगी उसके आधार पर इसका क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। यदि कोई भी कारक विभूति आ रही है तो क्रम तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। से या के द्वारा आते हैं तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, ये कर्ण के हो जाएंगे। और के लिए आती है तो ये किसके हो जाएंगे, संप्रदान के हो जाएंगे। और से अलग होने का भाव होगा वहां पर कौन से हो जाएंगे, अपादान हो जाएंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार आपको ये मिलेगा शरणागत आ गया, कमर तोड़ आ गया, मनोहर आ गया, गगनचुंबी आ गया, जेब कतरा आ गया। इस प्रकार के उदाहरण मिलेंगे। जेब कतरा। तो ये जो उदाहरण है इनमें हम समास विग्रह करेंगे और समास विग्रह करते समय हमें ध्यान रखना है कि इसके बीच में जो कारक विभूति का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। ठीक है ना। तो गगनचुंबी है, मनोहर है, कमर तोड़ है, शरणागत है या फिर यश प्राप्त है। यश प्राप्त ये जो उदाहरण है। अन्य उदाहरणों की हम बात करें तो जिस प्रकार आपको एक उदाहरण दे रखा है, तुलसीकृत दे रखा है। तुलसीकृत। एक आपको दे रखा है हस्तलिखित दे रखा है। तुलसीकृत है, हस्तलिखित है, रोग पीड़ित है, समास पीड़ित है। इस प्रकार को आपको उदाहरण मिलेंगे। एक उदाहरण दे रखा है आपको रोग पीड़ित। रोग पीड़ित, अकाल पीड़ित, समास पीड़ित, समास पीड़ित। ये जो उदाहरण दे रखे हैं उनका आपको समास विग्रह के आधार पर देखना है। समास विग्रह करेंगे तो इनमें कारक विभूति कौन सी आएगी। एक आपको दे रखा है वाक युद्ध। वाक युद्ध ये उदाहरण है। ठीक है ना। अब देखो पहला जो उदाहरण दे रखा है गगनचुंबी दे रखा है। यहाँ पर दो पद है, एक तो पहला गगन है, दूसरा क्या है, चुंबी है। अब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गगन को चूमने वाला हो जाएगा। ठीक है ना। गगन को चूमने वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कारक विभूति आ रही है वो कौन सी आ रही है, को आ रही है। दोनों पदों के मध्य आपको जो कारक विभूति का प्रयोग करना है वो किसका करना है, को का प्रयोग करना है। और को वाली जो है को हमने पढ़ा है कि ये किसका कारक चिन्ह है, ये कर्म का कारक विभक्ति है। ठीक है ना। तो गगन चुंबी का हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, गगन को चूमने वाला हो जाएगा। और को आ गया तो ये कौन सा हो गया, कर्म तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है। इसी प्रकार मनोहर, मनोहर का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मन को हरने वाला हो जाएगा। मन को हरने वाला। यहाँ पर भी जो कारक विभूति का प्रयोग हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, को का प्रयोग हो रहा है। तो को का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर भी कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, कमर तोड़ है या दिल तोड़ है, कोई भी शब्द आ जाए तो कमर को तोड़ने वाला हो जाएगा। यहाँ पर भी कारक विभूति कौन सी आएगी, को आएगी। शरण को आगत हो जाएगा। दोनों पदों के मध्य यहाँ पर भी कारक विभूति किसका प्रयोग होगा, को का प्रयोग होगा। इसी प्रकार जेब कतरा मतलब जेब को कतरने वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कारक विभूति कौन सी लगानी है, आपको को लगानी है। ठीक है। यश प्राप्त की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों पदों के बीच में कारक विभूति क्या आ जाएगी, को आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा, यश को प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार नर बख्शी आ जाए तो नर का भक्षण करने वाला है। जेब कतरा आ गया, चिड़ी मार है, शर्मा करता है, यश प्राप्त है। ये जो शब्द है इनके मध्य आपको जो कारक विभूति का प्रयोग हो रहा है वो कौन सी हो रही है, को हो रही है। तो यदि आपको ये पूछ रहे हैं कि मनोहर शब्द के अंदर या कमर तोड़ है या शरणागत है, यहाँ पर जो समास कौन सा है, चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। अभिभाव दे रखा है, तत्पुरुष दे रखा है, कर्मधारय दे रखा है या फिर द्विगु दे रखा है। तो यहाँ पर देखो दोनों पदों के मध्य आपको क्या मिल रही है, कारक विभूति लुप्त मिल रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो समास है वो कौन सा है, तत्पुरुष समास है। अब हम कारक विभक्ति की बात करें, ये कर्म है या कर्ण है या संप्रदान है, तो आप दोनों पदों के मध्य आपको कारक विभक्ति कौन सी आ रही है, को आ रही है। ठीक है ना। को का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर जो को का प्रयोग होगा इसका मतलब यहाँ पर जो समास है वो कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है। इसी प्रकार आपको दे रखा है तुलसीकृत दे रखा है। अब हम तुलसीकृत का यदि समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के मध्य क्या आ जाएगा, तुलसी के द्वारा कृत हो जाएगा। ठीक है ना। तुलसी के द्वारा कृत। अब के द्वारा या से जो कारक विभूति है वो किसकी है, कर्ण की है।
तो तुलसी के द्वारा कृत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो कौन सा है, तत्पुरुष समास है, क्योंकि मध्य के अंदर दोनों पदों के मध्य क्या मिलेगी, कारक विभूति का प्रयोग होगा। और कारक विभूति यहाँ पर कौन सी आ रही है, के द्वारा आ रही है। तो से और के द्वारा किसकी है, कर्ण की है। तो ये कौन सा हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण हो जाएंगे, कर्ण तत्पुरुष समास। इसी प्रकार हस्तलिखित, तो ये हस्त से लिखित हो जाएगा या हस्त द्वारा लिखित हो जाएगा। हस्त से लिखित भी कर सकते हैं और हस्त द्वारा लिखित भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों समास विग्रह इसके सही हैं। तो ये हस्त लिखित हो जाएगा या हस्त द्वारा लिखित हो जाएगा। तो से या के द्वारा जो कारक विभूति है वो किसकी है, कर्ण की है। तो यहाँ पर भी कौन सा है, कर्ण तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार आपको दे रखा है रोग पीड़ित, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, रोग से पीड़ित हो जाएगा, ठीक है ना। रोग से पीड़ित हो जाएगा, अकाल से पीड़ित हो जाएगा, समाज से पीड़ित हो जाएगा। तो इन पदों के मध्य जो कारक विभूति आ रही है वो क्या आ रही है, से आ रही है। और से यहाँ पर किसके रूप में आ रहा है, साधन के रूप में आ रहा है, न कि अलग होने के रूप में आ रहा है, ठीक है ना। तो से यदि कहीं पर साधन के रूप में आ रहा है तब आपको कौन सा करना है, कर्ण तत्पुरुष समास करना है। और कहीं से का प्रयोग हम अलग होने के भाव में करेंगे, अलग होने के भाव में करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। जैसे कोई उदाहरण दे दिया आपको, ऋण मुक्त दे दिया, ऋण मुक्त, तो इसका यदि हम समास विग्रह करेंगे तो इसका भी समास विग्रह क्या होगा, ऋण से मुक्त होगा, ठीक है ना। तो ऋण से मुक्त होना, यहाँ पर तो किसका भाव हो रहा है, अलग होने का भाव हो रहा है। तो अलग होने का भाव हो रहा है, तो यहाँ पर तो ये कौन सा है, अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ये तो कौन सा है, अपादान तत्पुरुष समास है। और यहाँ पर अकाल से पीड़ित है या रोग से पीड़ित है या हस्त से लिखित है या समाज से पीड़ित है, यहाँ पर जो से आ रहा है वो किसके रूप में आ रहा है, साधन के रूप में या माध्यम के रूप में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो समास है वो कौन सा है, कर्ण तत्पुरुष समास है। बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जहां पर अलग होने का भाव होगा वहां पर कौन सा होगा, अपादान होगा। बाकी आपको कारक विभूति के आधार पर इनका ये कर्ण तत्पुरुष हो जाएंगे, ये कौन से हो जाएंगे, कर्ण तत्पुरुष हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार आपको दे रखा है वाक युद्ध। यहाँ पर हम देखें तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाक हो जाएगा। वाक का अर्थ क्या होता है, वाणी होता है, ठीक है ना। वाक से युद्ध हो जाएगा। तो मूल शब्द देखें तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है, वाक है, और वाक का अर्थ क्या होता है, वाणी होता है। तो वाक से युद्ध, तो वाणी से युद्ध। यहाँ पर भी मध्य में क्या आ रहा है, से का प्रयोग हो रहा है। तो से का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर भी जो समास है वो कौन सा है, कर्ण तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार आपसे आगे तारोबरी है, ये तारोबरी शब्द आ गया। तो तारों से बरी, तो इसका हम समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के मध्य कारक विभूति कौन सी आएगी, से आएगी। इसी प्रकार रस बरी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, रस से बरी हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि दोनों पदों के मध्य यदि आपको से कारक विभूति का प्रयोग दे रखा है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। और ये जितने भी हमने उदाहरण लिखे हैं यहाँ पर जो समास देखे तो समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार आपको दे रखा है रेल भाड़ा, रेल भाड़ा दे रखा है या रेल के द्वारा भाड़ा दे रखा है, रेल यात्रा दे रखा है। देखो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो है रेल यात्रा है और एक शब्द दे रखा है रेल भाड़ा दे रखा है, और एक शब्द दे रखा है रेलगाड़ी दे रखा है। देखो तीनों के अंदर जो समास है वो समास तीनों के अंदर ही कौन सा है, तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। रेल भाड़ा के अंदर भी तत्पुरुष समास है, रेल यात्रा के अंदर भी तत्पुरुष समास है, और रेलगाड़ी के अंदर भी क्या है, तत्पुरुष समास है। लेकिन इनका जो समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह में आपको ध्यान में रखना है कि कारक विभूति कौन सी आएगी। तो रेल यात्रा का समास विग्रह किस प्रकार होगा, रेल भाड़ा का समास विग्रह क्या होगा, और रेलगाड़ी का समास विग्रह क्या होगा, ठीक है ना। तो रेल यात्रा का हम करें तो इसका जो समास विग्रह होगा वो तो क्या होगा, रेल से यात्रा हो जाएगा, ठीक है ना। रेल से यात्रा, तो यहाँ पर तो कारक विभूति आ रही है वो कौन सी आ रही है, से आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर तो है वो कौन सा है, कर्ण तत्पुरुष समास है। रेल यात्रा यदि आप समास विग्रह पूछे तो यहाँ पर तो कौन सा है, ये कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्योंकि इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेल द्वारा यात्रा या रेल से यात्रा हो जाएगा, ठीक है। रेल भाड़ा है, रेल भाड़ा के अंदर यदि हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या होगा, रेल के लिए भाड़ा होगा, ठीक है ना। या जो कारक विभूति आएगी वो क्या आएगी, के लिए आएगी। तो ये किस में चला जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष में चला जाएगा। और यदि हम रेलगाड़ी का समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह क्या होता है, इसका समास विग्रह होता है रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। यहाँ पर इसका समास विग्रह क्या होगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी होगा। तो तत्पुरुष समास का एक भेद माना जाता है मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेलगाड़ी के अंदर यदि आपको समास पूछे तो यहाँ पर कौन सा है, मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास है। बाकी आपको सीधा पूछे कि रेलगाड़ी के अंदर अभिभाव समास है या कर्मधारय है या द्विगु समास है या तत्पुरुष समास है। तो ये तीनों जो उदाहरण है इनके अंदर जो समास है वो कौन सा है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। रेल यात्रा में भी तत्पुरुष समास है, रेल भाड़ा के अंदर भी तत्पुरुष समास है, और रेलगाड़ी के अंदर भी समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है। बात यह है कि इनका समास विग्रह करते समय हम कारक विभूति किस प्रकार कौन सी प्रयोग करेंगे, ठीक है ना।
तो रेल यात्रा का समास विग्रह क्या होगा, रेल से यात्रा हो जाएगा। रेल भाड़ा का हम समास विग्रह करेंगे तो रेल के लिए भाड़ा होगा, और रेलगाड़ी का समास विग्रह करेंगे तो रेल पर चलने वाली गाड़ी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो समास है वो कौन सा है, मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास है, ठीक है ना, बाकी है तत्पुरुष समास ही। अन्य हम भेदों की बात करें तो मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास है। तो ये जो उदाहरण हमने लिखे हैं यहाँ पर जो समास है वो कौन सा है, तत्पुरुष समास है। और धर्मांध है, मदांध है, इस प्रकार के जो उदाहरण मिलेंगे तो वहां पर जो कारक विभूति जो आएगी उसके आधार पर आपको इसका क्या करना है, नामकरण करना है, ठीक है। तो एक कर्म के उदाहरण हमने पढ़ लिए, एक कर्ण वाले जो उदाहरण पढ़ लिए हैं। तीसरे हम कारक विभूति की बात करें जो संप्रदान है, ठीक है ना। और संप्रदान जो तत्पुरुष समास है उसकी जो कारक विभूति है वो कौन सी है, के लिए है। तीसरी हम कारक विभूति की बात करें तो वो कौन सी है, संप्रदान तत्पुरुष समास। और संप्रदान जो तत्पुरुष समास है इसकी जो कारक विभूति है वो किसका प्रयोग किया जाता है, के लिए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। संप्रदान की जो कारक विभूति क्या मानी जाती है, के लिए मानी जाती है। और इसके जितने भी उदाहरण होंगे वहां पर आपको दोनों पदों के मध्य किसका प्रयोग करना है, के लिए का प्रयोग करना है, ठीक है ना। जिस प्रकार आपको कुछ दे दिया, गौशाला है, पाठशाला है, यज्ञशाला है, रसोई घर है, स्नानघर है, हथकड़ी है, इस प्रकार के आपको उदाहरण मिलेंगे, ठीक है ना। तो जिस प्रकार देखो उदाहरण दे दिया गौशाला, पाठशाला, इसी प्रकार दे दिया यज्ञशाला, इसी एक शब्द दे दिया भोजनालय, भोजनालय, एक शब्द दे रखा है विधानसभा, एक शब्द दे रखा है आपको हथकड़ी, इसी प्रकार शब्द दे दिया आपको न्यायालय। ये जो उदाहरण दे रखे हैं इनका यदि हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करते समय आपको दोनों पदों के जो मध्य है वो किसका प्रयोग करना है, के लिए का प्रयोग करना है, ठीक है ना। के लिए का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर देखो गौशाला है तो गौशाला का हम समास विग्रह करेंगे तो गो का अर्थ क्या होता है, गाय होता है, ठीक है ना। तो गो मूल शब्द यहाँ पर क्या है, गो है, या आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं गाय। तो गो के लिए शाला हो जाएगा, ठीक है ना, गो के लिए शाला। तो यहाँ पर जो कारक विभूति आ रही है वो कौन सी आ रही है, के लिए आ रही है। तो के लिए आ रही है और के लिए आ रही है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी प्रकार आप पाठशाला का समास विग्रह करेंगे तो पाठ मतलब पढ़ने के लिए क्या हो जाएगी, शाला हो जाएगी। तो पढ़ने के लिए शाला, तो यहाँ पर भी जो कारक विभूति का प्रयोग होगा वो कौन सा होगा, के लिए होगा। तो ये भी कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसी प्रकार यज्ञशाला, यज्ञशाला का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, यज्ञ के लिए शाला हो जाएगा। इसी प्रकार भोजनालय, भोजनालय के नाम करेंगे तो ये भोजन के लिए आलय हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों पदों के मध्य यहाँ पर भी कारक विभूति कौन सी आएगी, के लिए आएगी। विधान, विधान का अर्थ क्या होता है, कानून होता है, ठीक है ना। तो विधान के लिए सभा हो जाएगा। हथकड़ी का समास विग्रह करेंगे तो हाथ के लिए कड़ी हो जाएगा। इसी प्रकार न्यायालय जो शब्द है, न्यायालय का हम समास विग्रह करेंगे तो ये न्याय के लिए आलय हो जाएगा, ठीक है ना। तो न्याय के लिए आलय है। घुड़साल आ जाए तो घोड़ों के लिए साला है। देशभक्ति है तो देश के लिए भक्ति है। तो इस प्रकार के आपको जो उदाहरण मिलेंगे तो वहां पर दोनों पदों के मध्य आपको किसका प्रयोग करना है, के लिए का प्रयोग करना है, ठीक है ना। और के लिए आ जाए तो किस में चले जाएंगे, संप्रदान तत्पुरुष में चले जाएंगे। अब देखो 5-7 उदाहरण अलग से हैं। एक उदाहरण दे रखा है आपको काकबली है, ठीक है ना, काकबली है। एक उदाहरण दे रखा है आपको भूतबली है। एक दे रखा है नरबली है। एक उदाहरण दे रखा है पशु बलि है। और एक है बलि पशु है, ठीक है। इस प्रकार की उदाहरण है, काक बलि है, भूत बलि है, नरबली है, पशु बलि है और बलि पशु है। इनके अंदर यदि हम बात करें समास की बात करें तो इन सभी के अंदर जो समास है वो कौन सा है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। समास आपको पूछे तो इसके अंदर समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है। लेकिन बात यह है कि तत्पुरुष समास के आगे जो कारक विभूति के आधार पर जो उपभेद है उनमें हम देखें तो इनके मध्य कारक विभूति कौन सी आएगी, ठीक है ना। तो ये देखो काक बलि है, भूत बलि है, नर बलि है, पशु बलि है, बलि पशु है। इनका यदि हम समास विग्रह करेंगे तो काक बलि का समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पे इसका समास विग्रह क्या होगा, काक के लिए बलि हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, काक के लिए क्या होगा,
बलि होगा। तो काक के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर ये किसका उदाहरण है, संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है ना। भूत बलि है तो ये भी भूत के लिए बलि दी जाती है, तो इसका भी समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, भूत के लिए बलि हो जाएगा, भूत के लिए बलि। तो यहाँ पर भी जो समास है वो कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। लेकिन नर बलि और पशु बलि का यदि हम समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर के लिए का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। नर बलि का समास विग्रह करेंगे तो ये क्या आएगा, नर की बलि होगा, नर की बलि। तो नर की आ गया, का के की, ये जो कारक चिन्ह है वो किसके हैं, समन तत्पुरुष समास के हैं, ठीक है ना। तो कारक की विभक्ति के आधार पर नर बलि और पशु बलि दोनों जो उदाहरण है वो किस में चले जाएंगे, समन तत्पुरुष समास में चले जाएंगे। तो पशु बलि का समास विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पशु की बलि हो जाएगा, पशु की बलि होगा। और ये देखो बलि पशु, पशु बलि के अंदर समास है वो तत्पुरुष समास है, कौन सा है, संबंध है। लेकिन बलि पशु का समास विग्रह करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, बलि के लिए पशु होगा, ठीक है ना, बलि के लिए पशु। तो ये बलि के लिए पशु आएगा तो यहाँ पर ये किस में चला जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास में चला जाएगा, ठीक है ना। बस ये ध्यान में रखना है आपको, कारक विभक्ति के आधार पर इसका क्या करेंगे, हम अंतर करेंगे। बाकी इन सभी उदाहरणों के अंदर यदि आपको समास पूछे तो समास यहाँ पर कौन सा है, तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। इसी प्रकार गौशाला के अंदर आपको पूछे तो गो के लिए सारा हो जाएगा, लेकिन गोदान आ जाए, गोदान आ जाए तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या, मतलब गाय के लिए दान है या गाय का दान है, तो यहाँ पर गाय का दान होगा, मतलब गो का दान होगा, ठीक है ना। तो गोदान के अंदर जो समास है वो कौन सा है, समन तत्पुरुष समास है। लेकिन गौशाला के अंदर देखें तो गौशाला के अंदर यहाँ पर समास कौन सा है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। बाकी आपको कारक विभूति नहीं पूछेगा तो यदि आपको गौशाला, पाठशाला, गोदान, भोजनालय, काकबलि, भूतबलि, ये जितने भी उदाहरण है यहाँ पर यदि आपको समास पूछे तो समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो हमने कारण वाले उदाहरण पढ़ लिए, कर्ण वाले पढ़ लिए, संप्रदान वाले पढ़ लिए। अब अगली जो कारक विभूति है वो कौन सी है, अपादान है, ठीक है। अपादान तत्पुरुष समास की हम बात करें तो अपादान का जो कारक विभूति है वो कौन सी है, से है। लेकिन से के अंदर यहाँ पर किसका भाव होगा, अलग होने का भाव होगा, ठीक है ना। से होगा लेकिन से में यहाँ पर किसका भाव होना चाहिए, अलग होने का क्या होना चाहिए, भाव होना चाहिए। तो वहां पर कौन सा होगा, अपादान तत्पुरुष समास से होगा। चौथी यदि विभूति की बात करें तो कौन सा है, अपादान तत्पुरुष समास है, अपादान तत्पुरुष समास। इसकी जो कारक विभूति है कौन सी मानी जाती है, से मानी जाती है। लेकिन से में किसका भाव होना चाहिए, अलग का भाव होना चाहिए, ठीक है ना। कोई चीज किसी से क्या हो रही है, अलग हो रही है, तो वहां पर कौन सा होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अब इस प्रकार कोई ऋण से मुक्त आ जाएगा, पद से मुक्त आ जाएगा, जाति से भ्रष्ट आ जाएगा, इस प्रकार को आपको उदाहरण मिलेंगे। जैसे कोई उदाहरण दे दिया आपको, ऋण मुक्त दे दिया, पद मुक्त दे दिया, धर्म भ्रष्ट दे दिया, पद भ्रष्ट दे दिया, कार्य विमुख दे दिया, कार्य विमुख आ गया। यहाँ पर जो जितने भी है उदाहरण हमने लिखे हैं, जिसका ऋण मुक्त है, पद मुक्त है, धर्म भ्रष्ट है, पद भ्रष्ट है, पद भ्रष्ट है, या कार्य विमुख है, या बुद्धिहीन है, इस प्रकार आपको दे दिया, बुद्धिहीन दे रखा है, एक भाग्यहीन दे रखा है। तो जहां पर अलग होने का भाव हो रहा है, ठीक है ना, जहां पर अलग होने का भाव हो रहा है वहां पर यदि आप समास देखें तो यहाँ पर जो समास होगा वो कौन सा होगा, तत्पुरुष समास है। लेकिन तत्पुरुष समास के अंदर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा है, अपादान तत्पुरुष समास है, क्योंकि हम ऋण से मुक्त होगा, मतलब ऋण से वो क्या हो चुका है, मुक्त हो चुका है, मतलब अलग हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अलग होने का भाव आ रहा है, तो इसका हम यदि समास विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋण से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर से जो आ रहा है वो अलग होने के भाव में आ रहा है, तो ये किस में चला जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास में चला जाएगा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, पद से मुक्त हो जाएगा, ये धर्म से क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, ये पथ मतलब रास्ते से क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, ये कार्य से विमुख, मतलब विमुख अर्थ भी क्या होता है, अलग होना होता है, ठीक है ना। तो ये कार्य से क्या हो गया, विमुख हो गया, ये बुद्धि से क्या हो गया, हीन हो गया, बुद्धि से हीन होना मतलब अलग होने का भाव है इसमें। इसी प्रकार वो भाग्य से हीन है, मतलब भाग्य से हीन है, इसका मतलब अलग होने का भाव आ रहा है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण मिलेंगे, इस प्रकार कोई शब्द आ जाए गर्व शून्य है, गर्व शून्य के अंदर देखें तो यहाँ पर भी इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, गर्व से शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार कोई उदाहरण आ गया, जन्मांत आ गया,
जन्मांध का अर्थ क्या होता है, वो जन्म से ही क्या है, अंधा है। तो यहाँ पर भी अलग होने का भाव है, जन्मांध मतलब जन्म से अंधा है। तो इस प्रकार के आपको उदाहरण मिलेंगे जहां पर अलग होने का जहां पर भाव आ रहा है और अलग होने का जहां पर भाव आ रहा है, वहां पर आपको कौन सा करना है, अपादान तत्पुरुष समास करना है। ठीक है, बाकी इनके अंदर जो समास ऋण मुक्त, पद मुक्त, धर्म भ्रष्ट समास, इनके अंदर कौन सा है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो इस प्रकार को आपको उदाहरण मिलेंगे जहां पर कार्य विभूति के मध्य में कौन सी लगानी है, से लगानी है, और से में किसका भाव होना चाहिए, अलग का भाव होना चाहिए। अब हम देखें अगली जो कार्य विभूति है वो कौन सी है, समन तत्पुरुष समास है। पांचवी यदि हम कारक विभूति की बात करें तो पांचवी जो कारक विभूति है वो कौन सी है, समन तत्पुरुष समास है। और संबंध की जो कारक विभूति है वो कौन सी है, का के की है। ठीक है ना, समन तत्पुरुष समास, और इसकी जो आपको कारक विभूति मिलेगी वो का के की का प्रयोग मिलेगा। दोनों पदों के मध्य का के की का प्रयोग होगा, वहां पर आपको जो समास है वो कौन सा करना है, समन तत्पुरुष समास करना है। जिस प्रकार कोई शब्द आ जाए राष्ट्रपिता है तो राष्ट्रपिता का हम समास वगैरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राष्ट्र का पिता हो जाएगा। ठीक है ना, राजभाषा है तो राज्य की भाषा है, राष्ट्र भाषा है तो राष्ट्र की भाषा है। इस प्रकार का आपको उदाहरण मिलेंगे। जैसे देखो एक उदाहरण दे रखा है आपको, भारत रत्न। इसी प्रकार एक शब्द दे रखा है कन्यादान, कन्यादान। एक उदाहरण दे रखा है गोदान, रक्तदान। इसी प्रकार आपको दे दिया राष्ट्रभाषा। एक उदाहरण दे रखा है राजमाता। एक उदाहरण है गंगा जल। अमृतधारा। इसी प्रकार दे दिया आपको सेनापति। ठीक है, इस प्रकार आपको उदाहरण मिलेंगे। और इसका हम जो समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करते समय आपको दोनों पदों के मध्य या तो का या के या फिर की का प्रयोग होगा। ठीक है, भारत रत्न का यदि हम समास विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भारत का रत्न हो जाएगा। भारत का रत्न है तो दोनों पदों के मध्य जो कारक विभूति कौन सी आ रही है, का आ रही है, तो का आ रही है, इसका मतलब ये कौन सा है, समन तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। इसी प्रकार कन्यादान, ये कन्या के लिए दान नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है आपको। इसका समास विग्रह क्या होगा, कन्या का दान होगा। ठीक है ना, का दान आएगा तो ये किस में चला जाएगा, समन तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसी प्रकार ये गो का दान हो जाएगा, ये रक्त का दान हो जाएगा, ये राष्ट्र की भाषा हो जाएगा। इसी प्रकार राजमाता, ये राजा की माता होगा। ठीक है ना, राज्य की माता नहीं होगा, राजा की माता हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कारक विभूति कौन सी आ रही है, की आ रही है, तो ये भी कौन सा है, समन तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ये गंगा जल, गंगा का जल हो जाएगा। अमृत धारा, अमृत की धारा हो जाएगा। इसी प्रकार सेनापति, सेना का पति हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार राजमाता है, राष्ट्रमाता है, ऋषि कन्या तो ऋषि की कन्या है, नगर सेठ है तो नगर का सेठ हो जाएगा, मंत्री परिषद है तो मंत्रियों की परिषद हो जाएगा, मंत्री परिषद। यहाँ पर भी इसका समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, मंत्रियों की परिषद हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी कारक विभूति कौन सी आ रही है, का के की आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य है आपको, यदि दोनों पदों के मध्य का के की ये जो कारक विभूति आ रही है तो यहाँ पर कौन सा होगा, ये संबंध तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के आपको जो समास मिलेंगे, यहाँ पर जो समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है। बाकी इसके यदि हम उपभेदों की बात करें तो ये कौन सा है, संबंध तत्पुरुष समास है। अब अंतिम जो कारक विभूति है वो कौन सी है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। छठी जो कारक विभूति आपको दोनों पदों के मध्य लुप्त मिलेगी वो कौन सी है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। छठे हम बात करें तो ये कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसकी जो कारक विभूति है वो कौन सी होती है, में और पर है। आपको दोनों पदों के मध्य या तो में का प्रयोग मिलेगा या फिर किसका प्रयोग मिलेगा, पर का प्रयोग मिलेगा। ठीक है ना, में और पर का यदि प्रयोग आ रहा है तो वहां पर ये जो समास होगा वो कौन सा होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ठीक है ना, जिस प्रकार कोई शब्द आ गया आप बीती, ये आप बीती है, आप बीती है। इसी प्रकार जग बीती है, आप बीती, जग बीती। इसी प्रकार धर्म विश्वास है, आत्मविश्वास है, जलमगन है। इस प्रकार का आपको उदाहरण मिलेंगे। ठीक है ना, जैसे जलमगन,
इसी प्रकार कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, कवि पुंगव, पुंगव का अर्थ भी क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, ठीक है ना, कवि पुंगव। तो ये जो उदाहरण है इनका यदि हम समास विग्रह करेंगे, और समास विग्रह करते समय आपको दोनों पदों के मध्य किसका प्रयोग करना है, में या पर का प्रयोग करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार आ जाएगा नराधम है, एक शब्द दे रखा है, नरोत्तम दे रखा है, तो ये आप बीती है, जग बीती है, या फिर कवि श्रेष्ठ है, धर्म विश्वास है। ये जो उदाहरण दे रखे हैं आपको, एक दे रखा है धर्म विश्वास, आत्मविश्वास, आत्म विश्वास, ये जो उदाहरण है इनमें यदि हम समास विग्रह करेंगे, और समास विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य आपको किसका प्रयोग करना है, में या पर का प्रयोग करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार आ गया कवि शिरोमणि, आ गया कवि शिरोमणि। अब देखो इनका हम समास विग्रह करेंगे, आप बीती का समास विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप पर बीती होगा, ठीक है ना, आप पर बीती। तो दोनों पदों के मध्य आपको जो कारक विभूति मिलेगी वो किसका प्रयोग करना है, पर का प्रयोग करना है। और में और पर किसके कारक है, अधिकरण तत्पुरुष समास की कारक विभूतियां हैं, ठीक है ना। तो आप बीती का हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप पर बीती हो जाएगा। इसी प्रकार जग बीती का समास करेंगे तो जग पर बीती हो जाएगा, और जल मगन का समास विग्रह करेंगे तो जल में मगन हो जाएगा, मगन का अर्थ मतलब डूबा हुआ। कवि श्रेष्ठ करेंगे तो कवियों में क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। कवि पुंगव, पुंगव का अर्थ भी क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, कवियों में श्रेष्ठ हो जाएगा, पुंगव हो जाएगा। नराधम, नराधम और नरोत्तम, तो अधम यहाँ पर ये तो नरों में क्या हो जाएगा, अधम हो जाएगा। अधम का अर्थ नीच होता है, तो ये नरों में अधम हो जाएगा। और उत्तम का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ है, तो ये नरों में क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। नरों में अधम या नरों में क्या है, श्रेष्ठ है। तो दोनों पदों के मध्य यहाँ पर जो कार्य विभक्ति कौन सी आ रही है, में आ रही है। इसी प्रकार धर्म विश्वास का हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, धर्म में विश्वास हो जाएगा। आत्मविश्वास का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, आत्म में विश्वास हो जाएगा। कवि शिरोमणि का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, कवियों में शिरोमणि हो जाएगा। इसी प्रकार सिद्ध हृदय, पेट हृदय, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। दोनों पदों के मध्य आपको या तो में मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, पर मिलेगा। तो आज हमने जो तत्पुरुष समास पढ़ा है उसके अंदर आपको एक विशेषता तो ये पढ़ी है, इसका दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। और एक विशेषता इसकी ये है कि आपको कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक की विभक्तियां इन दोनों पदों के मध्य क्या मिलेगी, लुप्त मिलेगी। और ये जो आपको जो उदाहरण आज मैंने बताए हैं इनमें हम जब समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करते समय जो भी कारक विभूति का प्रयोग करेंगे उसके आधार पर ये कर्म तत्पुरुष समास में चला जाएगा, करण में चला जाएगा, संप्रदान में चला जाएगा और अपादान में चला जाएगा, संबंध है और अधिकरण है। और इसमें आपको कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की विभूतियां क्या मिलती है, लुप्त मिलती है, ठीक है ना। इस प्रकार के जो ये उदाहरण है, और आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें समास कौन सा है, सीधा आपको दे रखा है कि तत्पुरुष है, कर्मधारय है, अविभव समास है। तो ये जितने भी उदाहरण हमने पढ़े इनमें समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। बाकी यदि आपको कारक विभूतियों के आधार पर पूछ ले तब आपको इसको समास विग्रह के आधार पर इसका क्या करना है, विभाजन करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।